कार लोन चाहिए तो दिवाकर व्यास है ना, अभी कॉल करें 9926413303। सबसे कम ब्याज दर पर नई व पुरानी कार पर लोन उपलब्ध है। हमारा पता है कुमाऊं ऑटो पार्ट्स के ऊपर, अजाक थाने के सामने, महाराणा प्रताप बस स्टैंड के पास, मंदसौर। बड़ी खबर आपको बता दें, मंदसौर से आ रखी है। शहर के विकास को लेकर मास्टर प्लान 2041 का प्रारूप सामने आने के बाद नया बखेड़ा शुरू हो गया है। इस मास्टर प्लान के आने के पहले 2035 का मास्टर प्लान सामने आया था, जिसमें काफी समस्या थी। तालाब की भूमि पर अवैध कॉलोनी भूमाफिया को फायदा पहुंचाया था। उसमें कई राजनीतिक रसूखदारों को नुकसान होना दिख रहा था, जिस पर वर्तमान राज्यसभा सदस्य बंसीलाल गुर्जर, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा की पत्नी और लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता के भाई प्रदीप गुप्ता ने आपत्ति लगाई, जिसकी आड़ में 2035 का मास्टर प्लान रद्द हो गया। उसके बाद नया मास्टर प्लान बनाया गया 2041 के मान से लेके, लेकिन उसमें भी राजनीतिक रसूखदार भूमाफिया सेठ के हिसाब से बनाया गया है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में आए वरिष्ठ पत्रकार एवं पूर्व जिला प्रेस क्लब अध्यक्ष ब्रजेश जोशी, युवा पत्रकार महावीर जैन एवं भाजपा जिला महामंत्री शिवराज सिंह घटावदा रहे। मंदसौर में मास्टर प्लान का प्रारूप जारी हुआ है, उसमें कई प्रकार की विसंगतियां सामने आई हैं और आपने भी देखी होगी, क्या कुछ है इस बारे में? किसी भी शहर के चौतरफा विकास के लिए उस शहर का मास्टर प्लान बनना चाहिए। मास्टर प्लान लगभग 4 महीने पहले बन करके प्रस्तुत किया गया था, लेकिन उसमें कई तरह की विसंगतियां थी, कई विकृतियां थी जो किसी को भी स्वीकार करने योग्य नहीं थी। यही वजह रही कि टीएनसी द्वारा उस मास्टर प्लान को स्थगित कर नया मास्टर प्लान बनाया गया और इस मास्टर प्लान को प्रस्तुत कर दिया गया है। अब सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि पहले वाले मास्टर प्लान की जो भी विडंबनाएं या विसंगतियाँ थी, क्या वे इस मास्टर प्लान में पूरी कर दी गई हैं? जहाँ तक विसंगतियों या विडंबनाओं की बात यदि हम कागज़ी तौर पर करें तो यह बड़ी सतही लगती है कि भाई ठीक है, ये चीज़ गलत हो गया था और इसको हमने कर लिया है, ठीक कर लिया है। लेकिन पूरी तरह से बुनियादी स्तर पर ही आमूलचूल परिवर्तन यदि मास्टर प्लान में किया जाता है तो आम जनता में यही संदेश जाता है कि जिस प्रकार से वर्तमान व्यवस्थाओं में सारी चीज़ें सेट हो जाती है, क्या इस मास्टर प्लान को भी सेट किया गया है? मैंने आज एक आर्टिकल लिखा है, उसका शीर्षक है कि हो गए सब सेट, फिर से मास्टर प्लान पेश। तो पहले का स्थगित होना और फिर से नया मास्टर प्लान बनना और इसमें भी जो विकृतियां और विसंगतियां सामने आ रही है, इससे ये स्पष्ट है कि पहले वाला मास्टर प्लान भी सदोष था और ये वाला मास्टर प्लान भी निर्दोष नहीं है। मैं सोचता हूँ कि इस बात को आगे हमारे साथी और बढ़ाएंगे। नवनीत भाई उनसे ज़रूर सवाल करेंगे। इस मास्टर प्लान में कई चीज़ें विसंगतियां जो प्रारूप आया उसमें कई विसंगतियां देखने को मिली है। उसमें सबसे बड़ी विसंगति है कि ट्रांसपोर्ट नगर शिफ्ट हो रहा है और मंडी को भी शिफ्ट करने का इनका प्लान है, तो क्या कुछ है? निश्चित तौर पे नवनीत जी, पहले तो आपका धन्यवाद, आपने बुलाया। शहर हित को लेके अच्छा चर्चा का दौर आपने शुरू किया है, चूँकि जैसा आदरणीय ब्रजेश जी ने बताया कि किसी भी शहर का जो मास्टर प्लान होता है वो उसके विकास की एक नींव होता है, क्योंकि अब जो आपका शहर डेवलप होगा या अब जो विकास होंगे वो उसी मास्टर प्लान के अनुरूप होंगे। पर इसमें सवाल ये है कि क्या अब तक जो मास्टर प्लान था उसका ईमानदारी पूर्वक पालन हुआ है? क्योंकि मास्टर प्लान बनाने से शहर का चौतरफा विकास होगा, ये इस बात का द्योतक अब नहीं बचा है। इसलिए नहीं बचा है कि मेरा ऐसा मानना है कि जनप्रतिनिधियों की जो भूमिका होती थी वो अब तक होती थी शहर के विकास, जनता के विकास और साथ साथ में उद्योगपति और व्यापारियों का हित भी उसमें देखा जाना चाहिए। लेकिन मैं जो पिछले 2 मास्टर प्लानों को देखा है, 2035 का मास्टर प्लान आया है, 2041 का मास्टर प्लान बनाने वाली टीम भी वही है जिसने 2035 का मास्टर प्लान बनाया था। उसमें विसंगतियां सामने आई और वो मास्टर प्लान वापस से आकर गिर गया या भोपाल जाकर गिर गया। इसमें
आर्थिक नुकसान तो हुआ है निश्चित तौर पर, साथ ही उस समय के तत्कालीन अधिकारियों ने इसमें त्रुटि क्या करी, उन्हीं अधिकारियों को उससे पुनः मास्टर प्लान क्यों बनवाया गया, ये बड़ा सवाल है। और उसी की जो बड़ी बड़ी जो मोटा मोटा मैं समझ पाया हूँ अब तक मास्टर प्लान को, उसमें मुझे ये विसंगतियाँ देखने को मिली है कि 2035 के मास्टर प्लान से वर्तमान के मास्टर प्लान में 4 लेन की दोनों छोर 1,000 तक गहराई तक 1,000 फीट गहराई तक जो मिश्रित या सामान्य आवासीय किया है, वो तो बहुत अच्छी बात है कि निश्चित तौर पे वहाँ उद्योग आएंगे, कोई भी कमर्शियल यूनिट लगेगी तो न सिर्फ रोजगार बढ़ेंगे बल्कि शहर भी उससे कहीं ना कहीं विकास की ओर अग्रसर होगा। लेकिन आप देखिए कि 2035 से 2041 में इतनी कितनी जनसंख्या बढ़ गई कि 1,000 बीघा जमीन आपको कमर्शियल करना पड़ी या सामान्य आवासीय या मिश्रित करना पड़ी। जैसे आप देखेंगे कि सेंट थॉमस से लेकर नयाखेड़ा बाईपास तक दोनों छोर पे उसको कमर्शियल कर दी गई, यानी सामान्य आवासीय कर दी गई, उसका कमर्शियल यूज़ किया जा सकता है। इधर से आप लाभमुनि से चांगली तक देखेंगे तो यही स्थिति है। बाकी कुछ एक नेताओं को लाभ पहुंचाने की, जिनने पहले पूर्व में शिकायत करी थी, उनको लाभ पहुंचाने के लिए जो पहले ग्रीन बेल्ट था उसको भी बदल कर, और वर्तमान में जैसे मैंने आज छापा कि लाल घाटी तो ऑलरेडी पहले से उसमें था, पर 2-1 गांव के नाम मैंने आज प्रकाशित भी किए अपने समाचार पत्र में कि उनको भी आप देखेंगे कि 1-2 मिनट को पूरी तरह से सामान्य आवासीय कर दिया गया जो पहले एग्रीकल्चर में था। या ये लाल घाटी से जस्ट लगा हुआ है गांव है, और इसमें ऐसा मेरे पास जो जानकारी आई है कि रसूखदार लोगों की ज़मीन होने के कारण या राजनीतिक लोगों की ज़मीन होने के कारण इसको किया गया है। ऐसे ही कई आप एमआर देखेंगे, जैसे आपका रिंग रोड बना है, बहुत अच्छी बात है कि किसी भी शहर में रिंग रोड होना चाहिए। रिंग रोड ऐसी स्थिति के लिए कि अगर शहर चारों तरफ से जाम हो जाए तो रिंग रोड पे पूरा ट्रैफिक आवागमन अच्छा है। वर्तमान में मुझे जितना अभी समझने का मौका मिला उसमें 45 मीटर का नया रिंग रोड बनाया जा रहा है, जो साबा खेड़ा से शुरू होगा, संजीत, जग्गा खेड़ी, छाजू खेड़ा, चांगली होता हुआ नया खेड़ा निकलेगा। बहुत अच्छी बात है ये किया, लेकिन इसमें एक चीज़ जो देखने को आई है कि कितनी किसानों की ज़मीन जाई, तो फिर उस पर दूसरी बात आएगी कि विकास होगा तो विनाश तो होगा। फिर उस पर कुछ जागरूक लोगों से जो मेरी बात हुई उनका ये कहना था कि किसानों को उस बात का मुआवजा मिल जाएगा। तो मुआवजा मिल जाएगा किसानों को, लेकिन मुआवजा क्या मिलेगा ये आप भी जानते हो और मैं भी जानते हूँ कि मुआवजा मिलेगा गाइडलाइन से, और गाइडलाइन में भी जो सरकार तय करेगी। और उस ज़मीन की वर्तमान कीमत क्या है ये आप हमको अच्छी तरीके से पता है कि जहाँ रिंग रोड निकलेगा उसकी ज़मीन की कीमत क्या हो जाएगी। ये तो कुछ चीज़ें थी। इसमें पहले जो विरोध हुआ था, जैसे डाउन स्ट्रीम को लेके जो कुमाऊं समाज ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया, उसमें कुमाऊं समाज की भी ज़मीन है, प्लस कुछ रसूखदार लोगों की या ज़मीन कारोबारियों की भी ज़मीन है। वहाँ कोई चेंज नहीं हुआ, मेरे हिसाब से वहाँ चेंज होना भी नहीं था, चूँकि डाउन स्ट्रीम की ज़मीन पे अगर, लेकिन साथ में इसके साथ साथ ये अच्छा किया, लेकिन इसके साथ साथ मेरा ये कहना है कि अगर मास्टर प्लान बना है तो उस मास्टर प्लान का पालन भी किया जाए और सख्ती के साथ किया जाए। जैसे 2011 का मास्टर प्लान आया था, नयाबादी हमारा पूरी तरह से रहवासी था। वर्तमान में नयाबादी की क्या स्थिति है? लेबर कॉलोनी में सिर्फ लेबर को रहने के लिए ही, और बाकायदा उसके लिए नियम बने हुए हैं कि केवल लेबर टू लेबर ही रजिस्ट्री हो सकती है। लेकिन हमने वहाँ क्या किया, किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके लिए ना सिर्फ जनप्रतिनिधि जितने दोषी, अधिकारी तो दोषी है ही है, पर जनप्रतिनिधि भी बराबर के दोषी हैं कि उनने ध्यान क्यों नहीं दिया। वो आज नयाबादी पूरी तरह से, जिसकी सड़कें उस समय कल्पना करके तत्कालीन लोगों ने कल्पना करके नयाबादी जो बसाया था, आज उसकी सड़कें जो 80-80, 100-100 फीट की थी वो 20 फीट की गली नुमा रह गई है, चूँकि उसको कमर्शियल कर दिया गया है। बड़े बड़े हॉस्पिटल आ गए हैं, बड़े बड़े शोरूम आ गए हैं। तो मेरा सिर्फ यही कहना है, नवनीत जी अपनी बात को नए नए खींचते हुए, कि मास्टर प्लान जो आया, किसी भी शहर का मास्टर प्लान आना चाहिए और जल्दी आना चाहिए, क्योंकि इससे विकास अवरुद्ध हो रहा है। 2011 के बाद हमारा मास्टर प्लान नहीं आया है, अभी जस्ट 4 महीने पहले आने वाला था, पर वो वापस से धड़ाम से गिर गया। तो निश्चित रूप से इससे विकास भी अवरोध होता है। मास्टर प्लान आना चाहिए, लेकिन उन सभी लोगों का उसमें ध्यान रखा जाए
केवल धनाढ्य वर्ग का, राजनीतिक लोगों का या केवल कॉलोनाइजर का, इनका ही भला ना हो, उसमें जनता का हित सबसे प्रथम होना चाहिए। जितने एग्रीकल्चर की लैंड है उसको कम नहीं किया जाना चाहिए किसी के प्रभाव में, जितनी एग्रीकल्चर चाहिए, क्योंकि जनसंख्या के मान से 2035 और 2041 में 6 वर्षों में इतनी जनसंख्या नहीं बढ़ जाएगी मंदसौर की कि हम 1000 बीघा जमीन अनुमानित हमको एग्रीकल्चर से निकाल के उसको आवासी करना पड़े या मिश्रित लैंड करना पड़े, जिस पे भविष्य में कॉलोनी या अन्य कोई व्यावसायिक प्रयोजन आ जाए। धन्यवाद नवनीत जी। मतलब मास्टर प्लान को लेकर अभी चर्चा चल रही है और कहीं न कहीं लगता है कि भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए और राजनीतिक लोगों को अपने खुद को फायदा पहुंचाने के लिए ये पूरा मास्टर प्लान तैयार किया है। आप भी भाजपा से प्रधानमंत्री क्या कहेंगे पूरे विषय को लेकर? सबसे पहले तो मैं खबर वाला चैनल और नवनीत भैया के माध्यम से यहाँ विराजित हमारे वरिष्ठ पत्रकार सम्मानित ब्रजेश जी को नमस्कार प्रणाम करता हूँ, महावीर भैया को नमस्कार प्रणाम करता हूँ और आपको बधाई शुभकामनाएं देता हूँ कि त्वरित विषय को लेकर आज हम सब यहाँ पर बैठे हैं, जिसके विषय पर हम सब चर्चा करने वाले हैं। देखिए, किसी भी शहर की अधोसंरचना का विकास करने के लिए इस प्रकार के मास्टर प्लान समय समय पर आते रहते हैं और वो मास्टर प्लान इस बार भी लागू हुआ है। और उस मास्टर प्लान के पीछे सरकार की भी मंशा ये होती है कि शहर का विकास और किस प्रकार से बढ़े और जनसंख्या के अनुसार आने वाले समय में भी हम मंदसौर शहर का या अन्य शहरों का किस प्रकार से अधोसंरचना के मामले में किस प्रकार से हम विकास कर सकें। माननीय महावीर भैया ने और ब्रजेश जी ने अच्छे विषयों के ऊपर चर्चा करी, तो मेरा सिर्फ इस मामले में यही कहना है कि जब मास्टर प्लान को शुरू करना रहता है तब हम सरकार के माध्यम से भी और कर्मचारियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये निर्देशित करती है कि इस मास्टर प्लान को लेकर जनता के बीच में जाए और दावे आपत्तियों के माध्यम से इसमें सुझाव ले, ताकि सुझाव के माध्यम से हम इस मास्टर प्लान में बेस्ट क्या कर सकते हैं, ऐसा एक पब्लिक डोमेन में हम लेकर इसको विषय को लेकर जाते हैं। और पब्लिक डोमेन में यदि कोई बात निकल के आती है तो उन सारी विषयों को अध्ययन करते हुए उस पूरे मास्टर प्लान का प्लान किया जाता है कि इस मास्टर प्लान को मंदसौर को सुंदर बनाने के लिए और भविष्य में आने वाली योजनाओं के लिए किस प्रकार से इस मास्टर प्लान को हम लागू करें। अब विषय आपने एक अच्छा छेड़ा यहाँ पर ये बताया कि यार भूमाफिया को और या राजनीतिक दल के लोगों को लाभ पहुँचाने के लिए मास्टर प्लान को लागू किया जाता है, तो ऐसा मेरे हिसाब से इसलिए संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि ऐसा विषय ये नहीं है कि केवल बंद कमरे में बैठकर इस मास्टर प्लान को तैयार किया गया या कुछ लोगों ने राजनीतिक लोगों और शासकीय प्रशासनिक मशीनरी ने बैठकर इस पूरे मास्टर प्लान को तैयार किया गया। कहीं न कहीं पूरा विषय जनता के बीच में आता, उसका एक सिस्टम बना हुआ मास्टर प्लान को लागू करने के लिए जनता के विषय भी हम लेते हैं, उनको भी हम सम्मिलित करते हैं। फिर एक समय वो भी होता है जब लागू करने से पहले या दावा आपत्तियों का समय भी रहता है, उनका भी निराकरण की एक समय अवधि होती है, उसमें भी इन बातों को संज्ञान में लिया जाता है। क्योंकि बिना किसी बात को संज्ञान में लिए ऐसा नहीं कि हम किसी चीज़ को सरकार भी थोपती है और जनप्रतिनिधि भी इस बात को लेकर मुख दर्शक बनकर उस बात को स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि वो भी जनता के बीच में बने रहने के लिए उनको भी इन सारे चीज़ों के ऊपर ध्यान आकर्षित कराना रहता है। तो जो सोच उनकी ये रहती है कि जनता का अधिकतम लाभ किस प्रकार से हो, शहर का किस प्रकार से, जो चारों तरफ से शहर का किस प्रकार से विकास हो। और ये बात सही है, यदि हम 10, 20 साल, 30 साल की यदि कोई प्लानिंग लेकर चलेंगे तो उसमें हमको लंबी प्लानिंग इसलिए करना पड़ेगी कि मास्टर प्लान हम हर वर्ष या 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष में तो मास्टर प्लान को लाते नहीं है। जब हमारा लंबे समय का 20 वर्ष का यदि मास्टर प्लान होता है, 25 वर्ष का मास्टर प्लान होता है, 2041 तक के लिए मास्टर प्लान हमारा लागू हुआ, तो फिर उसके लिए हमको जगह समय आने वाले समय में पॉपुलेशन को लेकर भी शहर और बड़ा डेवलपमेंट आने वाले हैं, तो उनको लेकर भी आज वर्तमान की स्थिति जैसे आपने बताई कृषि उपज मंडी वाला मामला, आज हम ये बात देख के चलें कि 30-40 वर्ष पूर्व कृषि उपज मंडी यहाँ गाड़ी अड्डे में जब चला करती थी तब भी उसका वो चलती थी, और उसके बाद यदि हम मंडी में लेके गए तो आज मंडी का स्थान उसके लिए छोटा पड़ने लग गया है। तो उसके लिए आने वाले फिर भविष्य के लिए हमको और चिंता करना पड़ेगी। तो वर्तमान जनप्रतिनिधि बैठकर इस बात की चिंता करते हैं और आम पब्लिक में से जो विषय निकल के जाते हैं उनमें से ये निकल के जाते हैं कि यार और अधिक लोगों को किस प्रकार से इन सब संस्थाओं का लाभ मिले। और भूमाफिया वाला मामला जो है वो तो इसलिए विषय मेरे हिसाब से ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण नहीं रखता है, क्योंकि व्यापार व्यवसाय करना सबका अपना अपना वो होता है और कौन कहाँ क्या कर रहा है इस चीज़ों का कोई बहुत बड़ा विषय नहीं होता है, क्योंकि जनप्रतिनिधि हमेशा ये सोचता है कि क्षेत्र का विकास हो। अब ये बात है कि कोई भी एक एरिया है वो आवासीय में आएगा, कोई कमर्शियल में आएगा, कोई ग्रीन बेल्ट में आएगा, तो इस प्रकार से कोई चिन्हित एरिया नहीं होता। उसमें भौगोलिक दृष्टि से देखते हुए इन सब चीज़ों का निराकरण किया गया है इस पूरे मास्टर प्लान में।
तो मास्टर प्लान मेरे हिसाब से, क्योंकि मास्टर प्लान पहले जब आए तब भी दावा आपत्ति के कारण उसमें विसंगति थी, तो इसलिए सरकार ने उसको रिव्यू किया। तो यदि अभी आया है तो अभी निश्चित ही उसमें संशोधन किया है और जनता के उसमें सुझाव लिए, दावा आपत्तियों को सुना, उसके बाद मास्टर प्लान को लागू किया गया। तो ये विषय इसी प्रकार से हमारे बीच में आए हैं। मतलब पूरे विषय पर भी लगा पूरी चर्चा हुई है। चर्चा पे क्या चीज़ आपके सामने निकल कर आई है, क्या बनाएंगे? बिल्कुल, मैंने हमारे युवा पत्रकार साथी महावीर जी की भी बात सुनी और भाजपा नेता जो पहले जिला पंचायत सदस्य रहे हैं शिवराज जी घटावदा, इनकी भी मैंने बात सुनी है। शिवराज जी, आपने कहा कि व्यवसाय और माफिया शब्द का जब उपयोग होता है तो आपके द्वारा ये बताया गया है कि कोई व्यवसाय किया जाता है, तो व्यवसाय जब पूरी रीति नीति और वैध प्रक्रिया के तहत होता है तो वह व्यवसाय कहलाता है। लेकिन जैसे ही व्यवसाय में अवैधानिक प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं, लाभ उठाने की मानसिकता से कुछ दस्तावेजी परिवर्तन हो जाते हैं, कागज़ों से ज़मीनें गायब हो जाती हैं, तो ये सब जो प्रक्रिया होती है तो वो व्यवसाय या वो व्यवसायी फिर माफिया जैसे शब्दों से पुकारने की विवशता मीडिया की भी होती है, समाज की भी होती है। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि ज़मीनों के बड़े जानकार जादूगर हमारे इस क्षेत्र में हैं और राजनीतिक प्रक्रियाओं के साथ कुछ क्षत्रप भी उत्पन्न हो जाते हैं। मैं महावीर भाई एक उदाहरण देना चाहूँगा। आज से लगभग 45 साल पहले हमारे इस शहर में एक गृह निर्माण समिति का गठन हुआ। अब उस गृह निर्माण समिति में हाथ फैले वाले, गुमटी वाले, गरीब लोग उसके सदस्य बने, एक सपना देखकर कि संभव है कि उन्हें प्लाट मिल जाए, वे भी अपने घर का मकान बना ले, क्योंकि ये वो दौर था जब 80% लोग किरायों के मकान में रहते थे, घर के मकान कुछ ही लोगों के होते थे। तो उस दौर में एक समिति बनी, लेकिन मुझे ये कहते हुए बड़ा अफसोस है कि उस समिति को डाउन करने के लिए कुछ राजनैतिक क्षत्रप खड़े हो गए। और आज हम यदि ये बात करते हैं कि किसी भी ज़मीन को ग्रीन बेल्ट में ले लिया गया या उससे मुक्त करा दिया गया या उसको आवासीय में ले लिया गया, तो उस वक्त जो गरीबों के सपनों को पूरा करने वाली एक समिति बनाई गई थी, उस समिति को उस जगह को इसलिए डंप कर दिया गया कि ये तो कृषि योग्य भूमि है, ये तो ग्रीन बेल्ट में चली जाएगी, और उस समिति को बनाने वालों पर वैधानिक कार्रवाइयाँ हुई, यहाँ तक कि गिरफ्तारियाँ तक हुई। तो ऐसी परिस्थिति में ये मास्टर प्लान जैसी जो व्यवस्थाएं होती हैं ये हमारे किसी काम नहीं आती है। और हमारे शहर की अगर हम बात करें तो यातायात इस शहर का बिगड़ा हुआ है, पार्किंग सबसे अहम मसला हमारे इस शहर का है, और अतिक्रमण तो मुंह फाड़े चारों तरफ फैले हुए हैं। हमें तो वो मास्टर प्लान चाहिए नवनीत जी, जिसमें हमारे इस शहर का यातायात सुव्यवस्थित हो। वोटों की राजनीति की वजह से हम लोग हमारे इस शहर के यातायात को नहीं सुधार पा रहे हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, एक जिला पुलिस अधीक्षक का यहाँ से स्थानांतरण हुआ, और जब हमने जाते जाते उन पूर्व एसपी महोदय से एक सवाल किया कि सर आप इस ज़िले में कुछ समय आपने यहाँ बिताया है, लगभग 1.5-2 साल आप यहाँ के एसपी रहे हैं, आप यहाँ से जाते समय कौन सी ऐसी कसक लेके जा रहे हैं जो आप करना चाहते थे और नहीं कर पाए? तो उनका ये कहना था कि मुझे इस बात का अफसोस ज़िंदगी भर रहेगा कि मैं इस शहर की यातायात व्यवस्था को नहीं सुधार सका। अब एक एसपी जैसा वरिष्ठ अधिकारी ये बात कहता है, ये कसक लेकर यहाँ से जाता है कि मैं इस शहर की यातायात व्यवस्था को नहीं सुधार सका। अब सर्वसंपन्न शक्तिमान अधिकारी लोगों को भी यदि इस तरह की व्यवस्थाएं बतानी पड़े तो हम समझ सकते हैं कि उस शहर में राजनीति कितनी हावी है, प्रभावशाली लोगों का हस्तक्षेप कितना ज़्यादा प्रशासन में होता है। तो
यही वजह है कि एक एसपी को ये कह के जाना पड़ता है कि मैं ये कसक लेके जा रहा हूँ कि ये काम मैं कर सकता था लेकिन कर नहीं पाया। पार्किंग की बातें हमेशा होती, सड़क सुरक्षा समिति की बैठक होती है, बड़े अच्छे अच्छे प्लान बनते हैं। दूसरे दिन समाचार पत्रों की सुर्खियों में, हेडिंग में जब लोग पढ़ते हैं तो उन्हें लगता है कि अब तो इस नगर की काया ही बदल जाएगी, लेकिन पता चलता है कि होता कुछ भी नहीं है। हमारे इस शहर में पिछले 30 सालों में केवल 2 नए रास्ते खुले हैं, जबकि आबादी कितनी बड़ी है, यातायात का दबाव कितना बड़ा है, वाहन बेहताशा बढ़ गए हैं, लेकिन यातायात सुगमता की दृष्टि से केवल 2 रास्ते खुले हैं। महाराणा प्रताप चौराहा से पशुपतिनाथ मंदिर तक जाने के लिए लंबी कवायदों के बाद जैसे तैसे एक रास्ता खोला गया। इसके पहले मैं याद दिलाना चाहता हूँ, सन 2000 में नयापुरा रोड पर दैनिक पाताल लोक अखबार के सामने एक खंडहर जैसी परिस्थिति बन चुकी थी। एक मकान को आधा तोड़ा और केवल वहाँ एक व्यक्ति ने हाई कोर्ट में अंग्रेजी में एक एप्लीकेशन लिख करके रखी और उसकी फ़ोटोकॉपी वो हाई कोर्ट का स्टे बता करके, और करीब 15 साल तक उस व्यक्ति ने उस सड़क को अवरुद्ध रखा। और आखिर सारे जब दस्तावेज सामने आए तो उस सड़क के निर्माण, उस रास्ते के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। ये वर्तमान जो प्रदेश के मुख्य सचिव हैं अनुराग जैन, जब वे यहाँ के कलेक्टर थे और वे नगर पालिका के प्रशासक थे और उन्होंने सब सारे तथ्यों को देखा तो एक नया रास्ता बना। तो हमारे इस शहर में नए रास्ते नहीं बनते हैं। एसपी वर्मा साहब के समय 3 एकांगी मार्ग बनाए गए थे, लेकिन आज वे तीनों एकांगी मार्ग पूरी तरह से बहुमार्ग बन चुके हैं। वहाँ कोई एकांगी जैसी परिस्थिति नहीं रही है। और अतिक्रमण की यदि हम बात करें तो अपने राजनीतिक वजूद को शक्तिमान बनाने के लिए, अपने अस्तित्व को मजबूत बनाने के लिए हठपूर्वक एक अतिक्रमण को तोड़ दिया गया, पक्का अतिक्रमण हटा दिया गया। उसी श्रेणी में नगर में अनेक अतिक्रमण हैं, उन पर नगर पालिका का ध्यान क्यों नहीं जाता? मतलब अतिक्रमण वे ही टूटेंगे जिन्हें प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया जाएगा। ये इस शहर की एक बहुत बड़ी विकृति है। हम सब लोगों को यह करना बहुत ज़रूरी हो गया है कि सभी क्षत्रपों को मिल करके इस शहर के विकास के लिए एक ऐसा प्लान तैयार करना ज़रूरी है जिसमें हमारे शहर की यातायात व्यवस्था सुधरे, हमारे यहाँ पार्किंग की व्यवस्था हो और अतिक्रमण हटाने के नाम पे जो नौटंकियाँ होती है ये ना हो। एक स्पष्ट नीति और नियत तय होनी चाहिए, तब कहीं जाकर के कोई शहर विकास करता है। मैं इंदौर शहर का उदाहरण देना चाहता हूँ। इंदौर के नेताओं से सीखो, मंदसौर के नेताओं, इंदौर के सामाजिक क्षेत्र के लोगों से सीखें हम यहाँ के लोग कि वे लोग आपसी वैचारिक मतभेद होते हुए भी जब शहर के विकास की बात आती है तो वे सारे पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर एक हो जाते हैं शहर के विकास के लिए। आज मंदसौर शहर को इस बात की ज़रूरत है कि विकास के लिए हम अपने आपसी मतभेद छोड़ करके और जनहित में एक मत होकर के काम करें, तभी इस शहर का विकास हो पाएगा। जब तक वोटों की राजनीति रहेगी, जब तक राजनीतिक पूर्वाग्रह कायम रहेंगे, ये शहर इसी तरह से अस्त व्यस्त और त्रस्त स्थिति में रहेगा और ऐसे कितने ही मास्टर प्लान बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे और ये शहर ठगा सा जस का तस खड़ा रहेगा। मैं अपनी बात को इन्हीं विचारों के साथ पूरी करता हूँ। आपने शिवराज जी को सुना, ब्रजेश जी को भी सुना है, इस विषय पर पूरा कंक्लूजन अगर निकालें तो क्या निचोड़ निकलता है आपके हिसाब से? निचोड़ आपके सामने। ब्रजेश जी ने कहा कि पुलिस अधीक्षक जैसी कुर्सी पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर यातायात नहीं सुधार पाता है तो इसके पीछे हिडन कौन सी शक्तियाँ काम कर रही है उनका भी ब्रजेश जी ने आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत किया। और निश्चित रूप से मास्टर प्लान की हम बात कर रहे हैं, हमारे शहर का मास्टर क्या है, हमारे शहर के लिए प्लान क्या है। हम जिस शहर के विकास की बात कर रहे हैं, जिला मुख्यालय पर अधिकारी इस तरह से कहते हैं कि हमारे मन में कसक रह गई। आपके पास पावर था, आपके पास संसाधन थे, आपको किसने रोका था? केवल आपको कुर्सी का लोभ था। एक इस दिशा में भी जाता है कि केवल आप राजनीति पे शब्द दोष मरने से क्या आप पाक साफ हो जाएंगे?
आप पुलिस अधीक्षक है और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि मेरे मन में कसक रह गई। आप 1 साल तक पुलिस अधीक्षक रहे मंदसौर में, समय समय पे आपसे सवाल पूछे गए यातायात को लेकर, तब आपने कभी सुधार की दिशा में काम नहीं किया। खैर, हम व्यक्तिगत क्यों किसी पे जाएं। इस शहर में मास्टर प्लान गिरने का जो मेन कारण था, उसमें 3 बड़ी आपत्तियां सामने आई। पहली आपत्ति राज्यसभा सांसद वर्तमान बंसीलाल जी गुर्जर, उनके द्वारा आपत्ति लगाई गई। दूसरी आपत्ति आदरणीय डिप्टी सीएम साहब की पत्नी रेणुका जी द्वारा आपत्ति लगाई गई। तीसरी आपत्ति नगरपालिका स्वयं ने लगाई, विपिन जी ने आपत्ति ली। और चौथी आपत्ति लोकसभा सांसद के भाई ने उनकी पुत्रवधू के नाम से, उनकी बहू के नाम से आपत्ति ली, जिसमें प्रदीप जी गुप्ता अभी तक लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा सिस्टम किस तरह जंग लग चुका है, इसका उदाहरण इस बात से समझा जा सकता है कि जिस तेलिया तालाब को बचाने के लिए हमारे नेता मंचों से और सार्वजनिक रूप से इतनी चिंता करते हैं, अगर उन्हें वाकई इस तेलिया तालाब की चिंता है तो आज क्यों तेलिया तालाब में कॉलोनियाँ कट रही हैं? क्यों डूब क्षेत्र में कॉलोनियों की विकास अनुमति तत्कालीन कलेक्टर या वर्तमान कलेक्टर के सामने उसकी शिकायत गई तो क्यों उसको गंभीरता से नहीं लिया गया? वो शिकायतकर्ता भी कौन? सांसद जी के भाई प्रदीप जी गुप्ता, उनके द्वारा शिकायत की गई और लिखित शिकायत की गई और दस्तावेज सहित शिकायत की गई। डूब क्षेत्र में कॉलोनी कट रही है, उस कॉलोनी को अनदेखा करके और आप मौन है। क्यों चंद रसूखदारों को लाभ पहुंचाने के लिए एक नया रास्ता खोल दिया जाता है शहर में? मास्टर प्लान या शहर का विकास तभी हो पाएगा जब हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि, अधिकारी, जनता और मीडिया सब शहर हित को लेकर अपना अपना योगदान ईमानदारी पूर्वक देंगे। उसमें मीडिया ने अपनी भूमिका या अपने कर्तव्य का निर्वहन समय समय पर पूरी ईमानदारी के साथ किया है। फिर चाहे वो मंदसौर के 2 टुकड़े होने का मामला हो, आदरणीय बजाज जी मेरे सामने बैठे हुए हैं, इनने सड़क पर उतरकर मंदसौर के 2 टुकड़े होने से बचाए। वरना अगर गरोठ हमसे जिला बन चुका होता तो मंदसौर के पास आज क्या बचता? ना गरोठ के पास कुछ रहता, क्योंकि गरोठ भी एक छोटा सा कस्बा बन के रह जाता और मंदसौर भी वैसा बन के, क्योंकि हम ऑलरेडी नीमच हमसे जिला निकल चुका था। अविभाजित मंदसौर नीमच जिले की बात करें तो नीमच ऑलरेडी जिला बन चुका था, तब भी हमने लड़ाई लड़ी। फिर बात तेलिया तालाब की हो तो मुझे आज याद आता है, बात लंबी हो रही है, लेकिन महेंद्र जी ज्ञानी कलेक्टर साहब थे, उससे पहले ओम प्रकाश पुरोहित साहब थे, वो आदरणीय स्वर्गवासी हो गए हैं, लेकिन उनकी पीठ सुन रही है कि उनने पत्रकारों ने हमने मोर्चा संभाला, उसमें मैं एक प्रशिक्षु पत्रकार के तौर पर उसमें शामिल हुआ। संपूर्णानंद मिश्रा जी उसमें थे और उन्होंने कहा कि हम तेलिया तालाब का भ्रमण करेंगे। बरसते पानी में गए थे और भ्रमण किया हमने और उसके अवरोधों को देखा। क्या हुआ? सरकार वही बीजेपी की है। मैं बीजेपी कांग्रेस भी नहीं करता, कांग्रेस के नेता भी विरोध प्रदर्शन उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाए तेलिया तालाब को लेकर। आज तेलिया तालाब को लेकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट किसको जाना पड़ रहा है? ये लड़ाई क्या आम जनता की थी? जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी नहीं थी? कैसे तेलिया तालाब का रकबा क्या था? जल संसाधन विभाग से जब नगरपालिका को हैंड ओवर किया तब तेलिया तालाब का रकबा क्या था? आज तेलिया तालाब का रकबा क्या है? ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी? क्या मंदसौर शहर में जमीनों की कमी हो गई कि तालाब में हमको कॉलोनी काटनी पड़ रही है? और कॉलोनी भी कब काटना पड़ रही है? जहाँ वहाँ 20-20 फीट उंडे पिल्लर लगाना पड़ रहे हैं उनको, आरसीसी रोड बनाना पड़ रहा है, हमारे कलेक्ट्रेट में से पानी निकल रहा है। नगर पालिका ने बिना दूरदर्शिता देखे पहले एक 4.5 करोड़ की टंकी बनाई, दूरदर्शिता देखे पहले एक 4.5 करोड़ की टंकी बनाई, एक सामुदायिक भवन वहाँ बना के अधूरा छोड़ दिया गया। ये किसके पैसे हैं? ये जनता के ही तो पैसे हैं। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि टीएनसी के उन्हीं अधिकारियों से नया मास्टर प्लान बनवाया गया जिन पे पहले आरोप लगे। फिर उन्हीं अधिकारियों ने मास्टर प्लान तैयार किया और फिर से वापस से कटघरे में आ रहा मास्टर प्लान। और आप बात कर रहे हैं जैसे अभी शिवराज जी ने कहा कि आपत्तियां ली गई, जनप्रतिनिधियों ने सबको सुना। आपको भी अच्छे से तरीका पता होगा और मुझे भी उस बैठक में भले से देर से गया था, लेकिन आपको सबको पता होगा कि उसमें जनता के कितने लोग थे। केवल जनप्रतिनिधि, कॉलोनाइजर या जमीन से प्रॉपर्टी ब्रोकर्स,
या फिर पत्रकार? आम जनता से जुड़े कितने लोग थे उस बैठक में? पहले भी इस मामले में कितनी सारी आपत्ति आई, उस पर कितनी सुनवाई हुई? मैं मानता हूं निश्चित तौर पर कि जब विकास होगा, कुछ चीज़ें ऐसी होगी, पेड़ भी कटेंगे, उसमें सड़क भी बनेगी, किसी की ज़मीन भी जाएगी, लेकिन उस विकास के पीछे की जो मंशा है वो ईमानदार होना चाहिए। विकास से पत्रकारों को, जनता को, किसी को कोई परहेज नहीं है, विकास होना चाहिए। निश्चित तौर पे इंदौर का विकास हुआ होगा तो कई पेड़ कटे होंगे, कई सारी ज़मीनें गई होगी किसानों की, उन्हें मुआवजा दिया गया होगा, लेकिन जब बात जनहित की आती है, हमें एक रास्ता खोलना होता है। तो जैसा अभी बजाज जी ने कहा कि क्या अधिकारी इतने कम पढ़े लिखे आने लग गए, या अधिकारियों की दूरदर्शिता का अभाव, या अधिकारियों ने जानबूझ के या जनप्रतिनिधियों ने जानबूझ के उस एक कोरे कागज को जो हाईकोर्ट में कभी गया ही नहीं उसको मुद्दा बनाया और एक रास्ते को खोलने में 15 साल हो गए। इससे आप देख लीजिए कि कितनी दूरदर्शिता में जनप्रतिनिधि और जो तत्कालीन अधिकारी रहे या जो वर्तमान अधिकारी है। मेरा इसमें सीधा सा ये कहना है कि मास्टर प्लान जो है वो जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी वर्ग, इन सब को ध्यान में रखकर और जिसमें जनता का अधिक से अधिक फायदा हो, शहर का अधिक से अधिक विकास हो, उसी तरह से मास्टर प्लान आना चाहिए। मास्टर प्लान में ऐसा नहीं कि सब चीज़ें गलत है, बहुत चीज़ें अच्छी भी हुई है। जैसे हमारे यहाँ से गुजरने वाले 4 लेन के आसपास 1,000 फीट डेप्थ तक अगर हमने कमर्शियल किया तो निश्चित तौर पे भविष्य में हमको लाभ मिलेगा। रिंग रोड का प्रस्ताव आदरणीय पूर्व विधायक जी ने जो बनाया था और वर्तमान जो रिंग रोड निकाला था, निश्चित तौर पे वो बहुत अच्छा रिंग रोड है जो शहर के बाहर से निकल रहा है। वर्तमान में औद्योगिक इकाई है हमारी, लेकिन एक चिंता ये भी है कि वर्तमान में हमारे यहाँ उद्योगों की क्या स्थिति है। नीमच जो हमसे निकल कर जिला बना, वर्तमान में वहाँ पे आने वाले समय में 10 बड़े उद्योग हमको दिखाई देंगे। कुछ है और कुछ है, और हमारे यहाँ जितने उद्योग थे, हमारे यहाँ मिड इंडिया फैक्ट्री थी वो लगभग बंद हो गई। राजाराम फैक्ट्री है वो अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। बताइए मुझे, क्या जनप्रतिनिधियों का 25 साल से ये कहते हैं कि हम डबल इंजन की सरकार है? मैं इनसे भी पूछना चाहता हूँ और कांग्रेस से भी सवाल है आम जनता की तरफ से, उनका प्रतिनिधि होने के नाते, क्या उद्योगों को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए था मंदसौर में? क्यों नहीं मिला उद्योगों को बढ़ावा? ये किसकी जिम्मेदारी थी? इसका निर्माण किसको करना था? एक एसपी कसक लेके जाता है, भैया आप कुर्सी की कमोह छोड़ो ना, आपको जो काम करना था ईमानदारी पूर्वक काम करा था, आप 1 साल ना रुकते, 6 महीने रुकते। आपको इस शहर की दुर्दशा सामने दिख रही थी तो आपको सुधारना था। हर वो व्यक्ति जिम्मेदार, नगर पालिका उसके लिए बराबर की जिम्मेदार है। एक तरफ नगर पालिका अध्यक्ष कहीं वीडियो बनवाती है अपना सोशल मीडिया पे प्रचार करने के लिए कि नदी में आप फूल माला मत फेंकिए, दूसरी तरफ तेलिया तालाब पूरी नाली बन चुका है, नाला बन चुका है, उस तरफ ध्यान क्यों नहीं देते हैं आप? कितनी बार एनजीटी ने कह चुका है आपको कि तेलिया तालाब में, जब तक तेलिया तालाब में गंदे पानी का निकासी नहीं रुके, उसकी व्यवस्था नहीं हो, नई कॉलोनी की अनुमति नहीं है, और जो कॉलोनी है उन पर भी आप कड़ी कार्रवाई करें, उस पर जुर्माना करें। एनजीटी ने प्रति डे के हिसाब से जुर्माना लगाने की बात कही है, क्यों उसका पालन नहीं हुआ? तेलिया तालाब आज कितने लोगों के वाटर रिचार्ज करता है? एक प्रमुख जल स्रोत है, उसको नाला बना के क्यों ना उसको उदयपुर की सुखाड़े सर्कल की तरह उसकी चारों ओर उसकी बाउंड्री तय कर ली जाए और उसके चारों ओर एक बाउंड्री बनाई जाए और गिनरी की जाए और उसको पर्यटन के रूप में विकसित किया जाए। क्यों नहीं किया जाना चाहिए? कॉलोनी जरूरी है कि पर्यटन जरूरी है? कॉलोनी तो और दूसरी जगह भी कट जाएगी। जैसे अभी हाल मैंने कहा आपको कि 1000 अनुमानित फीट नई कमर्शियल लैंड करी, वहाँ कट जाएगी कॉलोनी, वहाँ आवासीय क्षेत्र बंद है। इतनी कितनी जनसंख्या बढ़ रही है मंदसौर की 6 सालों में, क्या आपको इतनी ज़मीन आवासी करना पड़ी? इसलिए मेरा ये मानना है कि मास्टर प्लान आया, अच्छी बात है, शहर विकास के लिए बहुत अच्छी बात है। जनप्रतिनिधि अधिकारियों ने इसको बहुत जल्दी लाने की कोशिश करी, ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें जनता का हित सबसे ज़्यादा होना चाहिए, इस शहर का हित सबसे ज़्यादा होना चाहिए। शहर विकास की ओर अग्रसर हो, ऐसा नहीं हो क्योंकि बजाज जी मेरे पास बैठे हैं, इस प्रयोगशाला बना के छोड़ दिया। आदरणीय सारस्वत साहब ने कितने पैसे इकट्ठा करे थे? एक कलेक्टर आते हैं वो इधर का रास्ता खोलते हैं, एक कलेक्टर आते हैं इधर का रास्ता खोलते हैं। क्यों प्रयोगशाला बन गया पशुपतिनाथ अष्टमुखी विश्व महादेव? और मैं तो सबसे कहता हूं कि हम जय महादेव जय महाकाल हमारी आस्था है, पर हम जब शहर में हैं तो हम जय पशुपतिनाथ बोलेंगे, हम हमारे पशुपतिनाथ का प्रचार करेंगे, हमें जय पशुपतिनाथ बोलना चाहिए। हम उज्जैन जाते हैं, हम सुनते हैं हर व्यक्ति बोलता जय महाकाल,
बाबा बड़े हैं, लेकिन मंदसौर में क्यों नहीं बोला जाना चाहिए जय पशुपतिनाथ? इसलिए क्या है कि प्रयोगशाला न बने, सबके विकास को देखते हुए जनता को प्राथमिकता देना चाहिए, और ऐसे मास्टर प्लान तभी सक्सेस होंगे जब का ईमानदारी पूर्वक नियमानुसार कठोरता से उन नियमों का पालन होगा मास्टर प्लान के। तो ऐसे मास्टर प्लान हमारे शहर के लिए हित में है, वरना ऐसे मास्टर प्लान अपन कितने ही बना ले, अगर धरातल पे वो नियमों का पालन नहीं होगा तो पहले जो मास्टर प्लान का हश्र हुआ, वर्तमान में जो हश्र हुआ, अधिकारी आते हैं जाते हैं, वो नियमों को रोन जाते हैं और कसक छोड़ जाते हैं कि हम कर नहीं पाए। राजनीतिक इच्छा शक्ति अधिकारियों की भी उतनी जिम्मेदारी है, लेकिन जनप्रतिनिधियों की बड़ी जिम्मेदारी है। जनप्रतिनिधियों को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। 25 साल की ये सरकार हो गई है, अब आप ये कह के कांग्रेस को दोष नहीं दे सकते कि कांग्रेस ने ये किया। 25 साल में आमूलचूल परिवर्तन और शहर का चहुमुखी विकास हो सकता था, लेकिन आज शहर में गुजरते हैं तो जो 100 फीट की सड़क है उसको 20 फीट की गली बना के रख दिया। इसके लिए कौन जिम्मेदार? निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि की इच्छा शक्ति। भाई आम व्यक्ति को तो अपने अधिकार समझना ही चाहिए, निश्चित तौर पर उसकी भी जिम्मेदारी। जैसे अधिकारी कई बार कहते हैं कि यातायात को लेकर आम व्यक्ति की जिम्मेदारी है, यातायात के प्रति की उसकी जिम्मेदारी कि मैं अगर वाहन चला रहा हूं तो मैं हेलमेट लगाऊं, ये मेरी सुरक्षा के लिए है। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझना होगी, फिर वो मीडिया हो, आम जनता हो, जनप्रतिनिधि हो, और जनप्रतिनिधि अधिकारी को ज़्यादा दायित्व है, क्योंकि वही शहर के विकास की दिशा और दशा तय करते हैं। हम तो सिर्फ उन्हें जगाने का काम करते हैं, जो समय समय पर जनता और मीडिया ने बहुत अच्छी तरीके से कहा। नवनीत जी, आपने मुझे समय दिया, बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मास्टर प्लान को लेकर जनप्रतिनिधियों को आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने इस चीज़ की अनदेखी करी है, उनकी इच्छा शक्ति कमजोर है और उनके कारण ही शहर विकास को बाधा बन रही है। देखिए, जनप्रतिनिधियों का आरोप प्रत्यारोप का मामला इसलिए मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधियों ने, प्रशासनिक लोगों ने केवल बैठ कर उस मास्टर प्लान की प्लानिंग नहीं की है। इसमें आम जनता को भी सम्मिलित किया गया है और उसमें आम जनता के भी सुझाव लिए गए और जनता के सुझावों के माध्यम से उसमें समय अवधि दी गई ताकि पूरे शहर के लोगों को मालूम है कि उसके दावे आपत्तियों का कौन सा समय रहेगा। कुछ लोगों ने दावे आपत्तियाँ भी लगी, उनकी सुनवाई भी हुई, उसके बाद ही इस पूरे मास्टर प्लान को लागू किया गया। तो ये कहना मेरे हिसाब से तो उचित नहीं होगा कि इसमें जनप्रतिनिधियों की का ही केवल अपना एक महत्व रहा हुआ इस मास्टर प्लान को लागू करने के लिए। अधिकार जमीन तो जनप्रतिनिधि की है। नहीं, जनप्रतिनिधियों की ज़मीनें तो ये है कि उनकी पुश्तैनी ज़मीनें भी हो सकती है, कुछ उनने खरीद रखी होगी ज़मीनें, वो भी हो सकती है, पर उसमें अपन इस बात के लिए उनको आरोपित नहीं कर सकते हैं कि उन्हें उनकी ज़मीनों को लाभ पहुंचाने के लिए किया है। उनकी ज़मीनों में कमर्शियल भी आया होगा तो ग्रीन बेल्ट भी आया होगा, ग्रीन बेल्ट आया होगा तो आवासीय भी आया होगा। ऐसा नहीं कि केवल पर्टिकुलर एरिया ऐसा चिन्हित करके केवल जनप्रतिनिधियों के लिए किया है कि नहीं यही केवल ज़मीनें सुरक्षित रहेगी, बाकी ज़मीनें काम में नहीं आएगी। तो ऐसा कहना मेरे हिसाब से तो पर्टिकुलर कहीं ठीक मुझे नहीं लगता है। रही बात दूसरी, ब्रजेश जी ने और महावीर भैया ने बहुत अच्छी बात कही है कि मंदसौर शहर के यातायात की व्यवस्था को लेकर जो बात इनने कही है, तो कहीं ना कहीं इसमें मेरा एक सुझाव था कि अच्छा सुझाव है। यातायात की बात को लेकर हम कहीं ना कहीं इसमें चिंतित भी हैं और इसमें प्रयास हम सबको मिलकर करना चाहिए। मगर ये जो व्यवस्था है, केवल इस व्यवस्था में हम इस बात को लेकर अगर कहें कि केवल जनप्रतिनिधि इसको सुधारेंगे या उनसे ये व्यवस्था सुधरेगी, तो इसमें कहीं ना कहीं हम सबको अपनी भूमिका का निर्वहन करना पड़ेगा। मीडिया को भी उस भूमिका में आना पड़ेगा। यदि अतिक्रमण नगरपालिका परिषद किसी एक क्षेत्र का या किसी वार्ड का या किसी बाजार का अतिक्रमण हटाने का प्रयास करता है, तो उसमें सकारात्मक मीडिया भी अपनी भूमिका निभाए और आम जनता को भी आगे रहकर, क्योंकि जनता और हम सब एक परिवार के लोग हैं। चूँकि ठीक है, हमारे विषय अलग हो सकते हैं, राजनीतिक क्षेत्र अलग हो सकता है, काम करने का हमारा क्षेत्र अलग हो सकता है, मगर ऐसा शहर को हम अलग नहीं मान सकते हैं। तो हम सबकी एक संयुक्त जवाबदारी होती है कि उसमें हम सकारात्मक बात किस प्रकार से लेकर उस पूरे शहर को हम सुंदर बनाने का प्रयास करें। अमूमन देखा जाता है कि यदि कोई संस्था है, जैसे उदाहरण के लिए नगरपालिका संस्था ही यदि किसी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने का काम जब प्रारंभ करती है, तो अन्य कई ऐसे सामाजिक संगठन या राजनीतिक संगठन आ जाते हैं मैदान में और वो अपनी बात को रखने के लिए उन लोगों को इस तरीके से वो करने की कोशिश करते हैं ताकि वो अतिक्रमण वहाँ से हट ही नहीं पाए। और ऐसे मामलों में कई मामले मंदसौर में हम लोगों ने पहले देखे। फिर भी हमने समय समय पर प्रयास किया है और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा प्रशासनिक को भी इस प्रकार से उनको काम करने के लिए कहा है कि भाई जनता को सुरक्षा किस प्रकार से मिल सके, सुविधाएं किस प्रकार से मिल सके और आवागमन के हमारे जो रास्ते हैं वो सुगम हो और व्यवस्थित किस प्रकार से बन सके।